हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद अनुष्का में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई क्लास में जिसमें आज की क्लास में एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर ही देखेंगे। तो क्वेश्चन आता है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। तो क्या होता है, जो जल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ऑक्सीजन क्या जल में विलेय के रूप में रहता है, तो विलेय ऑक्सीजन की मात्रा जो जल की तुलना में वायुमंडल में ज्यादा होता है। और क्या करते हैं, जो स्थलीय जीव है वो वायुमंडल से ऑक्सीजन प्रयोग करते हैं श्वसन के लिए, और जो जलीय जीव होते हैं तो वो जल से विलेय के रूप में ऑक्सीजन को लेंगे। तो क्या इसका आंसर क्या लिखेंगे, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है, और स्थलीय जीव वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन में करते हैं, इसलिए क्या श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव लाभप्रद होता है। अगला क्वेश्चन आता है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पथ क्या है। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या वायवीय तथा अवायवीय श्वसन का प्रयोग किया जाता है। वायवीय श्वसन में क्या होता है, वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो इसको देखते हैं। पहले क्या होता है, जो वायु होती है, वायु वो कहाँ जाती है, नासा द्वार से प्रवेश करती है। नासा द्वार में क्या होता है, जो महीन महीन भार होते हैं, श्लेष में पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, अशुद्धियों को वो क्या करते हैं, उसमें चपका लेते हैं। उसके बाद फिर क्या वायु कहाँ पर जाती है, में कंठ में। उसके बाद कंठ से कहाँ पर जाती है, श्वास नली में। फिर श्वास नली से कहाँ जाती है वायु, फेफड़ों में। अब फेफड़ों में क्या होता है, जो श्वास नली आगे जाके फेफड़ों में विभाजित हो जाती है, जिनको हम कहते हैं श्वसनी। उसके बाद श्वसनी क्या है, और छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें हम कहते हैं श्वसनिकाएं। ठीक, अब श्वसनिकाएं जो होती हैं, जो श्वसनिका होती हैं, श्वसनिकाएं श्वसनिकाएं ये क्या करती है, ये आगे जाकर अंत तक जाकर, ये क्या श्वसनिकाएं अंत में क्या होती है, फूल जाती हैं। अंत में क्या हो जाती है, फूल जाती हैं। अब इस फूली हुई संरचना को हम क्या कहते हैं, कूपिका। क्या कहते हैं, कूपिका। ये क्या करती है कूपिका, ये गैसों के आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या करती है, सतह देती है। अब क्या होता है, जो रुधिर होता है वो पूरे शरीर से क्या लेकर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ पर लेकर आता है, कूपिका में। क्या रुधिर रुधिर क्या करती है, शरीर से CO2 लाती है। कहाँ पर लाती है, कूपिका में। अब कूपिका क्या करती है, कूपिका जो ऑक्सीजन को होता है वो क्या करती है, रुधिर को दे देती है, और जो रुधिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो किसको देता है, कूपिका को। अब फिर जो कूपिका ऑक्सीजन रुधिर को देता है, फिर रुधिर क्या करती है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में परिवहन करती है, और कूपिका से फिर क्या कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। इस तरह से मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया जाता है, यानी अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे बनाया जाता है।
तो क्या होता है कि जो फुफ्फुस यानी कि फेफड़ा होता है, तो फेफड़ों में क्या जो जो श्वसनिकाएं होती है वो आगे जाकर क्या करती है, फूल जाती है, और क्या बन वो जो फूला हुआ भाग हो जाता है वो क्या होता है, कूपिका। वो क्या हो जाता है, कूपिका। अब कूपिका क्या करती है, कूपिका ही जो गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को अभिकल्पित करती है। क्या मानव कूपिका, क्या मानव फुफ्फुस में, मानव फुफ्फुस में अधिकतम 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 क्षेत्रफल को बनाती है। तो कौन अधिकतम क्षेत्रफल को बनाता है, कूपिका। अब अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। क्योंकि क्या होता है कि अगर जो ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर है वो आपस में अगर मिल जाएंगे तो क्या पूरा रुधिर अशुद्ध हो जाएगा, और इस वजह से क्या पूरे शरीर में अशुद्ध रुधिर का प्रभाव हो जाएगा और मानव शरीर में क्या शुद्ध रुधिर नहीं मिल पाएगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि यदि शुद्ध और अशुद्ध रुधिर को अलग नहीं करेंगे तो क्या होगा, शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिल जाएंगे। शुद्ध और अशुद्ध शुद्ध रक्त मिलकर क्या, यदि शुद्ध और अशुद्ध रुधिर को अलग नहीं करेंगे तो शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिलकर क्या होंगे, पूरा अशुद्ध रक्त मिलकर पूरा रक्त क्या हो जाएगा, पूरा रक्त क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा और अशुद्ध हो जाएगा जिससे अशुद्ध हो जाएगा जिससे मानव शरीर में अशुद्ध रुधिर का अशुद्ध रुधिर का प्रवाह होने लगेगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन होता है, उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन किन विधियों का उपयोग करते हैं। तो क्या करते हैं पादप, पादप अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। क्या पादप क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जिसमें क्या जो अतिरिक्त जल होता है उनका निष्कासन हो जाता है। और क्या आगे लिखा है, पादपों में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं और वे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी क्या अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। और क्या, और कुछ अपशिष्ट पदार्थ को रेजिन तथा गोंद के रूप में निकालती है। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है, वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो वृक्काणु की नेफ्रॉन की संरचना को हम आप
जो लेक्चर है उसमें आपको अच्छे से बताया था, तो आप इसका आंसर वहीं से लिख लेंगे। और क्रिया विधि में क्या लिखेंगे, क्या होता है जो नेफ्रॉन में क्या होता है, परस्पर निस्यंदन की क्रिया के दौरान क्या होता है, कुछ उसमें उपयोगी पदार्थ भी होते हैं जो नेफ्रॉन में नेफ्रॉन में से क्या हो जाता है, पुनः अवशोषण हो जाता है। और जो जो जल होता है, जल की मात्रा का अवशोषण, जल की मात्रा का जो अवशोषण होता है, जल की मात्रा का अवशोषण, ये किस पे निर्भर करता है, शरीर में जल की मात्रा का अवशोषण शरीर में उपलब्ध जल की मात्रा पर निर्भर करता है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन के आंसर हो गए। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में भी हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर ही करेंगे। अभी कई सारे क्वेश्चन आंसर बचे हैं, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।